मुंबई मेरे लिए हमेशा एक दोहरी वास्तविकता रही है। बाहर ट्रैफिक का शोर, भागती ट्रेनें, हजारों लोगों की अनियंत्रित धड़कनें, एक ऐसा ऑर्केस्ट्रा जो कभी ताल में नहीं होता। और अंदर मेरे स्टूडियो अपार्टमेंट में सन्नाटा। ये सन्नाटा मेरा कैनवस था। मैं आवाज़ों को तोड़ती, उन्हें फिल्टर करती और उनसे भावनाएं बुनती थी। मैं केवल म्यूजिक कंपोजर नहीं थी, मैं एक ऐसी दुनिया की क्यूरेटर थी जिसे मैंने अपने ईयरफोन के अंदर बनाया था। लोग कहते थे कि मैं अकेली हूँ, लेकिन मैं कभी अकेली नहीं थी। मेरे पास लहरों की आवाज़ थी, बारिश की धीमी थपकी थी और शहर के नीचे दबी हुई पुरानी यादों की गूंज थी। मैं इन सब से अपनी धुनें बनाती थी, ऐसी धुनें जो शायद दुनिया को सुनाई न दें, लेकिन जो मेरे लिए मेरी डायरी थी। बारिश के बाद की चुप्पी मेरी सबसे निजी रचना थी। ये वो धुन थी जिसे मैंने एक तूफानी रात के बाद रिकॉर्ड किया था, जब सब कुछ रुक गया था और सिर्फ हवा में बची हुई नमी की ठंडक थी। उस धुन में एक अजीब सी उदासी थी, लेकिन उस उदासी के अंत में एक अटूट उम्मीद भी थी, जैसे अंधेरे के बाद सूरज का वादा। मैंने उसे एक गुमनाम प्लेटफॉर्म पर ऐसे ही अपलोड कर दिया था, बिना किसी उम्मीद के। वो मेरी आत्मा का एक टुकड़ा था, जिसे मैंने बोतल में बंद करके समुद्र में फेंक दिया था। और फिर वो मैसेज आया, एक अजनबी से, अविनाश से। जब मैंने उसका मैसेज पढ़ा तो मैं कुर्सी पर जम गई थी। उसने लिखा था, ये धुन अद्भुत है, ये सिर्फ एक बैकग्राउंड स्कोर नहीं है, ये एक पूरी कविता है। ये पहली बार था जब किसी ने मेरी धुन को कविता कहा था। आमतौर पर विज्ञापन जगत के लोग धुन को कूल या एनर्जेटिक या इफेक्टिव कहते हैं, लेकिन कविता, ये शब्द उस व्यक्ति की गहराई बता रहा था जिसने उसे लिखा था। मैंने तुरंत इनकार कर दिया। मैं इसे बेचना नहीं चाहती। ये मेरी निजी धुन थी और मैं उसे किसी विज्ञापन की पृष्ठभूमि में शोर नहीं बनने दे सकती थी। लेकिन मुझे जिज्ञासा हुई। मुझे जानना था कि वो कौन है जिसने मेरी कला को इतनी गहराई से समझा। हमने बातचीत शुरू की। वो एक विज्ञापन एजेंसी का क्रिएटिव डायरेक्टर था, तेज, जुनूनी, हमेशा भागता हुआ। एक ऐसी दुनिया का हिस्सा जिससे मैं हमेशा दूर भागती थी। लेकिन जब वो लिखता था तो उसकी भाषा में एक अद्भुत संवेदनशीलता होती थी। वो मुझे बताता था कि कैसे उसे ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी हुई कार की विंडशील्ड पर बनी पानी की बूंदों में एक डिज़ाइन दिखाई देता है। मैं उसे बताती थी कि कैसे मैंने आज एक पुराने पारसी घर की बालकनी से आती हुई किसी दादी की लोरी रिकॉर्ड की। हमारा रिश्ता अजीब था। हमने कभी एक दूसरे की तस्वीरें नहीं देखीं, आवाज़ नहीं सुनी, लेकिन हम शब्दों, भावनाओं और कलात्मक जुनून के जरिए इतने करीब आ गए थे कि मैं उसकी धड़कनों की ताल पहचान सकती थी, एक तेज, बेचैन ताल। मेरे लिए वो एक डिजिटल अविनाश था, एक ऐसा अवतार जो सिर्फ भावनाओं से बना था। वो परफेक्ट था। वो मेरी एकांत दुनिया में शोर नहीं मचाता था, बल्कि एक धीमी बेसलाइन की तरह मेरे साथ चलता था। मुझे उसकी अस्थिरता अच्छी लगती थी, क्योंकि मेरे शब्दों में आकर वो शांत हो जाता था। वो मेरे संगीत का आश्रय बन गया था। एक शाम मैंने अपनी भावनाओं को छिपाना छोड़ दिया और उसे एक वॉइस नोट भेजा। उसमें सिर्फ बारिश की आवाज़ थी, फिर मेरी धीमी आवाज़। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी धड़कनों से पहचान सकती हूँ अविनाश। तुम हमेशा इतनी जल्दी में क्यों रहते हो? उसने जो जवाब दिया, उसने मुझे अंदर तक छू लिया। उसने लिखा, मैं भागता हूँ क्योंकि मुझे डर है कि अगर मैं रुका तो दुनिया मुझे पकड़ लेगी और बदल देगी। मैं हमेशा कुछ बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन शायद मैं तुम्हें खोज रहा था साक्षी, एक ऐसी धुन जो मेरी भागदौड़ को रोक सके। उसने मेरा नाम लेकर पुकारा था। मेरा डिजिटल कनेक्शन अब किसी गहरे इकरार में बदल चुका था। जैसे जैसे हम करीब आए, मेरे अंदर डर बढ़ने लगा। 2 महीने तक हमने एक दूसरे को केवल आत्मा के स्तर पर जाना था। क्या होगा अगर अविनाश, जो इतना भावुक और संवेदनशील था, वास्तविक जीवन में मेरी जैसी साधारण शर्मीली लड़की से मिलकर निराश हो जाए? क्या होगा अगर उसकी कल्पना का नॉक्टर्न मेरी वास्तविकता के साक्षी से मेल न खाए? मुझे डर था कि हमारी पहली मुलाकात हमारे खूबसूरत डिजिटल रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देगी। जब उसने क्लाइंट की शर्त बताई कि मुझे मिलना होगा, तो ये मेरे लिए एक परीक्षा थी। मेरी कला का उपयोग उसकी सफलता के लिए ज़रूरी था, लेकिन मेरी मुलाकात मेरी भावनात्मक शांति के लिए खतरा था। मैंने मीटिंग स्वीकार कर ली, लेकिन मैंने एक योजना बनाई। मैं चाहती थी कि हमारी मुलाकात अविनाश की भागदौड़ में नहीं, बल्कि साक्षी की धुन पर हो। कैफ़े, शाम 5 बजे, ट्रैफिक का चरम। मैंने जानबूझकर ऐसा समय और स्थान चुना जहां शोर और अराजकता चरम पर हो। अविनाश उस अराजकता का प्रतीक था। मैं चाहती थी कि वो उस शोर के बीच भी मेरी धुन को ढूंढे। ये मेरी ओर से एक अंतिम कलात्मक चुनौती थी। मैंने अपने पुराने भरोसेमंद वॉकमैन को तैयार किया,
उसमें मैंने बारिश के बाद की चुप्पी की ओरिजिनल कैसेट डाली। मैं जानती थी कि उसे कोई पहचान नहीं चाहिए, उसे केवल पहचान चाहिए थी। मीटिंग वाले दिन मैं नर्वस थी, लेकिन शांत भी। मैंने साधारण कपड़े पहने, कोई मेकअप नहीं, बस मेरी नोटबुक और मेरा वॉकमैन। मैं कैफे पहुंची शाम 5 बजे। जैसा कि अपेक्षित था, वहां शोरगुल था, बर्तनों की खड़खड़ाहट, लोगों का बात करना, बाहर हॉर्न का बजना, एक अराजक सिम्फनी। मैंने खिड़की के पास अविनाश को देखा। वो तनाव में था, उसकी आंखें दरवाजे पर थीं और हर चेहरे को तेजी से स्कैन कर रही थी। वो अपनी डिजिटल दुनिया के शांत अविनाश से अलग, बेचैन और व्यस्त लग रहा था। मैंने दरवाजे पर एक पल के लिए रुककर गहरी सांस ली। फिर मैंने अपनी दुनिया का दरवाजा खोला। मैंने वॉकमैन का प्ले बटन दबाया। मेरी धुन, बारिश के बाद की चुप्पी, मेरे ईयरफोन में बजनी शुरू हुई। मैंने वॉल्यूम को धीरे से इतना बढ़ाया कि शोरगुल के बीच भी वो सूक्ष्म रूप से बाहर रिस सके। और बस, उसने पलटा। ये किसी फिल्मी सीन जैसा नहीं था जहां अचानक दुनिया धीमी हो जाती है। नहीं, दुनिया वैसे ही तेज थी, लेकिन अविनाश की गति थम गई थी। उसकी आंखें सीधे मुझ पर टिकी थी। उसने अपने कानों पर हाथ नहीं रखा, लेकिन मुझे पता था कि वो शोरगुल के बीच भी केवल मेरी धुन सुन रहा था। वो पल अविश्वसनीय था। मेरे चेहरे पर कोई पहचान का निशान नहीं था, लेकिन मेरी धुन ने उसे संकेत दे दिया था। मैं उसकी मेज की ओर चली। उसने अपनी कुर्सी पकड़ी हुई थी, जैसे संतुलन खो रहा हो। मैंने खुद को शांत रखा और मुस्कुराई। माफ करना, मैं थोड़ी देर से आई, मैंने जानबूझकर धीमी आवाज में कहा। मुंबई का ट्रैफिक। जब उसने अपनी गहरी स्थिर आवाज में कहा कि तुम ठीक समय पर आई हो साक्षी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तो मुझे लगा जैसे मेरे कान में बज रही धुन और मेरी आत्मा की धड़कनें अचानक तालमेल में आ गई हों। उस दिन हमने काम के बारे में बात नहीं की। हमने पहली बार आवाज में बात की, अपनी आवाजों की गहराई को परखा, अपनी मुस्कुराहटों की ईमानदारी को मापा। मुझे पता चला कि उसकी आंखें मेरे संगीत जितनी ही गहरी हैं। हमारी प्रेम कहानी किसी फास्ट ट्रैक पर नहीं चली। ये एक जटिल कॉम्पोजिशन थी, जिसमें एडजस्टमेंट और रिहर्सल की जरूरत थी। अविनाश ने अपनी तेज भागदौड़ कम की और मेरे साथ लंबी शांत वॉक पर जाने लगा। उसने सीखना शुरू किया कि चुप्पी में भी धुन कैसी होती है। मैंने अपना स्टूडियो छोड़ा और उसकी तेज दुनिया में प्रवेश किया। उसकी डेडलाइन की चिंता को अपनी शांत उपस्थिति से कम किया। जब उसने विज्ञापन में मेरी धुन का इस्तेमाल किया, तो ये मेरी सबसे बड़ी जीत थी। उसने मेरी कला को बेचना नहीं चाहा, उसने मेरी कला को समझा और उसे उसका सही मंच दिया। आज हम उसी शहर में एक साथ रहते हैं। जब मैं रात को अपनी धुनें बनाती हूँ, तो अविनाश मेरे बगल में बैठता है। जरूरी नहीं कि सुनता हो, लेकिन उसकी शांत उपस्थिति मेरे संगीत को एक स्थिर रिदम सेक्शन देती है। और जब वो सुबह अपनी अगली बड़ी परियोजना की रूपरेखा बनाता है, तो मैं उसे अपनी हर्बल चाय देती हूँ, जो उसके तेज दिमाग की नब्ज को धीमा कर देती है। हम दोनों अब एक दूसरे के ताल और लय हैं। मैंने उसे भागना छोड़ना सिखाया और उसने मुझे दुनिया के सामने आना सिखाया। हमारी प्रेम कहानी मुंबई के शोरगुल के बीच एक धीमी सुंदर नॉकटर्न की तरह बजती रहेगी। एक ऐसी धुन जो केवल वो दो लोग सुन सकते हैं, जिन्होंने एक दूसरे को केवल आत्मा के स्तर पर पहचाना हो।